बुरी बात यह है कि समय कम है, पर बच्चों अच्छी बात यह भी तो है कि अभी भी समय है। मैं सुकृत कुमार आपके लिए आज लेकर आया हूं लेक्चर नंबर 6 ऑफ केमिकल कैनेटिक्स। आपका स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल पे ऑन केमिस्ट्री। तो आइए बच्चों, लेट्स स्टार्ट। हियर वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपने दो वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, x एंड y। अब x का मीनिंग है कंसंट्रेशन ऑफ A, y का मीनिंग है कंसंट्रेशन ऑफ B। तो क्या कह रहा है ये? स्टेटमेंट में लिखा हुआ है फॉर ए केमिकल रिएक्शन A प्लस B2 प्रोडक्ट ऑर्डर इज 1 विद रिस्पेक्ट टू A एंड B। अगर बच्चों हम इसका रेट लो लिखें, देन रेट इज इक्वल टू K, A की पावर 1, अल्फा की वैल्यू 1, B की पावर भी क्या आएगा 1। अब अगर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें इस टेबल में जो डाटा गिवन है उसकी हेल्प से सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट के लिए A की वैल्यू, B की वैल्यू एज वेल एज रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू गिवन होनी चाहिए। तो जो तीनों वैल्यूज गिवन है वो कहां पे नजर आ रही हैं? एक्सपेरिमेंट नंबर 1। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की हेल्प से फाइंड आउट करने जा रहे हैं सबसे पहले द वैल्यू ऑफ K। तो रेट कितना दिया हुआ है? 10 टू पावर -1 K। A की कंसंट्रेशन इसके विद रिस्पेक्ट टू 20 की पावर 1, और इसके विद रिस्पेक्ट टू B की कंसंट्रेशन 5 इंटू 10 टू पावर -1। 10 टू पावर -1 बच्चों क्या हो रहा है? कैंसल। सो हियर वी हैव K इंटू 100 मीन्स K comes out to be 10 टू पावर -2। अब K की वैल्यू को हम यूज करेंगे with to find out the value of x as well as to find out the value of y। दोबारा से रेट लिखेंगे तो अभी अपने पास 0.4 रेट गिवन है इज इक्वल टू K की वैल्यू 10 टू पावर -2 इंटू x इंटू इसके कॉरस्पॉन्डिंग 5 इंटू 10 टू पावर -1। सो 4 इंटू 10 टू पावर -1 डिवाइड बाई 10 टू पावर -2 इंटू 5 इंटू 10 टू पावर -1 इज इक्वल टू x। 10 टू पावर -1 बच्चों क्या हो रहा है? कैंसल। ये ऊपर जाएगा, सो 4 इंटू 10 टू पावर 2 डिवाइड बाई 5, सो कम्स आउट टू बी 80। तो अपने पास यहां तो आंसर क्या आएगा? A या फिर क्या आएगा? B। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? यहां पे हमें y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हम अब तीसरी दफा रेट लो अप्लाई करने जा रहे हैं। तो तीसरी दफा में रेट की वैल्यू वहां पे कितनी है बच्चों? 0.8 इज इक्वल टू K की वैल्यू 10 टू पावर -2। अब x की वैल्यू हम यहां पे क्या लेंगे बेटा? 40 इंटू y। सो y इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू पावर -1। ये दोनों वैल्यूज नीचे आएंगी, 10 टू पावर -2 इंटू 40। सो 10 टू पावर 1, 10 टू पावर -1 कैंसल, और 10 टू पावर -1 ऊपर है वो भी कैंसल। सो फाइनली y इज इक्वल टू 8/4, that one is 2. So answer comes out to be A. Clear? शाबाश। बस ऐसे ही बच्चों आप वीडियो लेक्चर्स को ढेर सारा प्यार देते रहें, क्योंकि आपकी प्यार ही मेरी ताकत और आपका विश्वास ही मेरा हौसला है। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, स्टार्टिंग में एक कंपाउंड गिवन है। इस कंपाउंड को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत दफा देखा जाएगा और इसका नेम देखते हैं क्या है। C6H5 मीन्स फिनाइल, फिनाइल, फिनाइल Cl। तो इसका नेम है ट्राइफिनाइल, ट्राइफिनाइल मिथाइल क्लोराइड, जिसमें बच्चों ये कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा। सो दिस कार्बन इज 3 डिग्री। पॉइंट टू बी नोटेड, जब भी हमारे पास वो हैलोल्केन्स हो जिसमें कार्बन 3 डिग्री है, पॉइंट टू बी नोटेड, वो हमेशा कौन सी सब्स्टिट्यूशन देते हैं? SN1। SN1 का मीनिंग है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो यहां पे क्या होगी? यूनिमॉलिक्यूलर। और बच्चों यूनिमॉलिक्यूलर का मीनिंग क्या है? फर्स्ट ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, फर्स्ट ब्रेकिंग ऑफ old bond
देन मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? यह बात थोड़ी सी सोचने वाली है। इसका मीनिंग बच्चों यह हुआ कि जब तक ओल्ड बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ये वाला, तब तक वहां पे OH नेगेटिव अटैक नहीं कर पाएगा। एंड दिस स्टेप विल बी द RDS, रे डिटर्मिनिंग स्टेप, जिसमें बच्चों हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनता है जिसका नेम होता है कार्बोकेटाइन। अब बच्चों जो ये कार्बोकेटाइन है, दैट वन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। चेक कीजिए वो कैसे बना। ओनली ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, यहां पे साइमल्टेनियसली का कंसेप्ट नहीं है। मींस कि ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड, विच मींस इस केस में जो रेट है ओनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। जो आप स्टार्टिंग वाला कंपाउंड लेंगे सिर्फ उसी की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करेगा, विच मींस ना तो यहां पे रेट OH नेगेटिव पे अटैक करेगा, डिपेंड करेगा, मींस दैट वन इज न्यूक्लियोफाइल। यहां पे बच्चों OH नेगेटिव क्या है? न्यूक्लियोफाइल, जो यहां पे अटैक करेगा एंड फाइनल प्रोडक्ट यहां पे क्या बनेगा? अल्कोहल। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि स्टार्टिंग में आपके पास OH नेगेटिव की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ऐसे ही यहां पे और क्या गिवन है अपने पास? पिरिडीन। तो बेटा पिरिडीन का काम सिर्फ क्या है? इस रिएक्शन को कैटालाइज करना। कैटालाइज का मीनिंग क्या हुआ? इस रिएक्शन में अल्कोहल की फॉर्मेशन को फास्ट करना, विच मींस तो कैटालिस्ट पे भी रेट डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो रिएक्शंस अपने पास यूनिमॉलिक्यूलर हैं उस केस में रेट सिर्फ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। तो अभी इस केस में क्या ग्राफ होगा? सबसे पहले तो यहां पे एक्स एक्सिस पे पिरिडीन की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कंसीडर नहीं करेंगे। देयर आफ्टर जैसे आप इसमें क्या लेंगे? सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे रेट भी क्या होगा? चेंज। अगर उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रेट इंक्रीज होगा, अगर उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो रेट डिक्रीज होगा, लेकिन कांस्टेंट तो नहीं होगा। कांस्टेंट का मीनिंग क्या हुआ? इंडिपेंडेंट तो नहीं होगा, विच मींस ना तो अपने पास ए ग्राफ, ना ही बच्चों बी, ना ही बच्चों अपने पास सी। सो द राइट आंसर इज डी। ठीक, बाकी इसकी ऑर्गेनिक पार्ट में हम फुली डिस्कशन स्टडी करेंगे। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि SN1 और SN2 होता क्या है, क्या डिफरेंस है, उसको कैसे हम एग्जाम्पल की हेल्प से चेक करेंगे, फिर फर्दर उसके और भी हम ग्राफ स्टडी करेंगे। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट वन, अब अपने पास फिर आ रहा है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने बच्चों क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ n, और यहां पे n क्या है? ऑर्डर। और ऑर्डर का बच्चों क्या होता है मीनिंग? एक्सपोनेंट, पावर। ठीक, दैट इज यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, विच मींस इन्होंने कहा है बेटा कि फॉर द रिएक्शन ऑफ ऑर्डर n यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट इज क्या होंगे। तो ऐसे कंसेप्ट में हमने एक फॉर्मूले को स्टडी किया था कि विच इज इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया था बच्चों प्रीवियस लेक्चर्स में। अब यहां पे कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या है? मोलैरिटी। मोलैरिटी मींस मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n। टाइम यहां पे किस में ले रहा है बेटा? वो सेकंड्स में, तो सेकंड की पावर -1। अब बस इसको हमने ओपन करके लिखना है। तो यहां पे इन्होंने इन टर्म्स ऑफ n रेट कांस्टेंट के जनरल यूनिट्स की बात की है। सो मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो n-1 आ जाएगा, और सेकंड की पावर -1। तो चेक कीजिए ये पूरी की पूरी टर्म इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स किस ऑप्शन में नजर आ रही है। सो मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर n-1 और सेकंड इनवर्स। सो ए ऑप्शन में ही अपने पास ये वैल्यू नजर आ रही है। तो बच्चों ए इज द राइट आंसर। वो सिंपल क्वेश्चन था, चेक कीजिए जी मेंस 2021।
तो कई बार कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली जेईई मेंस और नीट में पूछे जाते हैं और हमारा कई बार ऐसा माइंडसेट होता है कि नहीं, इसमें थोड़ी सी अलग कैलकुलेशन जरूरत है करने की। ऐसा नहीं है, इवन जेईई मेंस में कई बार तो बोर्ड लेवल के कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट बच्चों क्या है अपने पास, देखिए एक टेबल गिवन है। अब इस टेबल में इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। क्वेश्चन वैसे ही है जैसे हमने सबसे पहले क्वेश्चन में x और y की वैल्यू फाइंड आउट की थी, लेकिन यहां पे हमने पर्टिकुलरली देखिए फर्स्ट की वैल्यू गिवन है, सेकंड की वैल्यू गिवन है, थर्ड की वैल्यू गिवन है, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ में एक्सपेरिमेंट्स में x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। द रिजल्ट्स गिवन इन बिलो obtained during kinetic study of following reaction 2020 का जेईई मेंस का क्वेश्चन। ये अपने पास एक एलिमेंट्री रिएक्शन है जिसमें ए और बी क्या है बच्चों, रिएक्टेंट, सी और डी क्या है, प्रोडक्ट। इन्होंने कहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन दिस टेबल। ठीक, तो एक्स एंड वाई की वैल्यू हमने यहां पे फाइंड आउट करनी है। अब मुझे ये चीज बताइए, क्या जहां पे हम बिना ऑर्डर मालूम किए एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? देखो वापिस जाओ, जो अपने पास सबसे पहला क्वेश्चन था, देखो इसमें भी हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, लेकिन यहां पे इसके विद रिस्पेक्ट टू ए के और बी के विद रिस्पेक्ट टू, दोनों के विद रिस्पेक्ट टू क्या गिवन था बच्चों, ऑर्डर, दैट वन इज 1। लेकिन अभी जो हम क्वेश्चन को देख रहे हैं, अभी जो हम क्वेश्चन को देख रहे हैं इसमें अपने पास ना तो ए का ऑर्डर गिवन है ना ही बी का ऑर्डर, तो रेट कांस्टेंट के साथ साथ हमें ऑर्डर भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो चलते हैं। हां जी, सो फाइनली सबसे पहले तो आएगा रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा। सबसे पहले जो रेट की वैल्यू है बच्चों दैट इज 6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू के, इसके विद रिस्पेक्ट टू ए की कंसेंट्रेशन 10⁻⁻1 की पावर अल्फा, 10⁻⁻1, बी की वैल्यू भी सेम है की पावर बीटा, इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद सेकंड 2.4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 24 इंटू 10⁻⁻2 क्या हो जाएगा, 10⁻³ इज इक्वल टू के। पहली वैल्यू ए के पहले एक्सपेरिमेंट जैसी है 10⁻⁻1 की पावर अल्फा, लेकिन बी में जो वैल्यू अभी वो क्या है, 2 इंटू 10⁻⁻1 की पावर बीटा। सबसे पहले अब यहां पे के कैंसिल हो सकता है, अगर मैं डिवाइड करवाऊं सेकंड बाय फर्स्ट, तो चेक कीजिए के से के कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो रहा है अल्फा की वैल्यू, तो यहां से बीटा का अपने पास ऑर्डर आ सकता है। तो बेटा क्या आएगा, सो 24 इंटू 10⁻³ अपॉन 6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻1 इसकी पावर बीटा, इसकी पावर बीटा अपॉन 10⁻1 की पावर बीटा। 10⁻1 का कंसेप्ट कैंसर, 10⁻³ कैंसर, 4। सो फाइनली 2⁻² इज इक्वल टू 2 बीटा। तो बच्चों यहां पे बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 2। अब यहां पे हम फाइंड आउट करेंगे अल्फा की वैल्यू। अल्फा के लिए अपने पास बीटा की वैल्यू कैंसिल होनी चाहिए, तो चेक कीजिए बेटा ध्यान से, यहां पे अपने पास फर्स्ट और थर्ड में बी की कंसेंट्रेशन सेम है, तो अगर फर्स्ट और थर्ड में बी की कंसेंट्रेशन सेम है तो बेटा यहां पे बीटा का जो कंसेप्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे हमें क्या मिलेगा फिर अल्फा। ठीक, तो देखिए बेटा अब दोबारा से इसको हम लिखेंगे, सो रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा। तो सबसे पहले अपने पास फर्स्ट 10⁻⁻1 10⁻⁻1 की पावर अल्फा, इसकी पावर बीटा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अपने पास जो रेट गिवन था बेटा कितना है वो 6 इंटू 10⁻⁻3। ठीक, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद थर्ड को उठाएंगे हम, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या दिया हुआ है 1.2 इंटू 10⁻⁻2 रेट दिया हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 12 इंटू 10⁻⁻3 इज इक्वल टू के। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग
ए की कंसंट्रेशन डिफरेंट है, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻1 की पावर अल्फा। लेकिन चेक करो बच्चों, बी की कंसंट्रेशन सेम है, सो 10⁻⁻1 की पावर बीटा। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं क्योंकि सेकंड इक्वेशन हमने पहले कंसीडर की हुई है। तो अगेन क्या करेंगे बच्चों, थर्ड को न्यूमिनेटर, 1 को डिनोमिनेटर, मींस डिवाइड थर्ड बाय फर्स्ट। तो यहां पे k कैंसिल होगा, 10⁻⁻1 की पावर बीटा कैंसिल हो रही है, 10⁻⁻1 कैंसिल हो रहा है, 10⁻³ कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर 12 नीचे 6, ऊपर 2 अल्फा। ठीक, तो चेक कीजिए बच्चों, अल्फा की वैल्यू यहां पे 1। इसका मीनिंग क्या हुआ कि रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर क्या आ रही है 1 और बी की पावर क्या आ रही है 2। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन तो क्या है, दिस इज थर्ड ऑर्डर। अब यहां पे हमने पहले k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, फिर k के बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वही x और y की वैल्यूज। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में आप रेट a और b की वैल्यू ले लो। हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज को उठा लेते हैं बच्चों। सो 6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू k, 10⁻⁻1 की पावर 1, 10⁻⁻1 की पावर 2। सो 6 इंटू 10⁻³ चेक करो, k इंटू 10⁻1, k इंटू 10⁻², इसकी पावर 10⁻3। तो ये बेटा कैंसल हो रहा है, सो k इज इक्वल टू 6। ठीक, अब देखो, अब चलते हैं फोर्थ पे। तो अब फोर्थ में क्या है, फोर्थ में हम क्या लिखेंगे, रेट की वैल्यू 72 इंटू 10⁻³ k की वैल्यू कितनी आई है 6। यहां पे हमने फाइंड आउट करना है x, इसकी पावर क्या है 1, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, इंटू y मींस b। तो इसमें वैल्यू दी हुई है 2 इंटू 10⁻⁻1, लेकिन ये सेकेंड ऑर्डर है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻2। तो चेक करो, 10⁻⁻2 कैंसल हो रहा है 10⁻⁻1। ठीक, तो ये कैंसल हो रहा है। ठीक, तो फाइनली चेक कीजिए बच्चों, x की वैल्यू कितनी आ रही है 0.3। सो x इज 0.3। तो चेक कीजिए, यहां तो अपने पास बच्चों b आंसर आएगा या फिर c ऑप्शन आएगा। क्लियर, तो y पे भी जाना पड़ेगा, y भी यहीं पे फाइंड आउट कर लेते हैं। रेट कितना दिया हुआ है 288 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू k की वैल्यू 6 इंटू x की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻1 इंटू y का स्क्वायर, क्यों b के कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड ऑर्डर। ठीक, तो चेक कीजिए ये कितने पे जा रहा है 10⁻⁻1, यहां पे 10⁻², ये जा रहा है 16 इंटू 10⁻²। सो फाइनली y इज इक्वल टू रूट 16 इंटू 10⁻²। तो ये आएगा 4 इंटू 10⁻1, दैट इज बच्चों 0.4। सो बी इज द राइट आंसर। क्लियर, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बेटा ये। इसमें हमने डायरेक्टली x और y की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं किया, पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैसे पता चलेगी, जब हमें a और b के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर पता चलेगा। तो सबसे पहले हमने अल्फा और बीटा को फाइंड आउट किया, मींस विद रिस्पेक्ट टू a की कंसंट्रेशन ऑर्डर फाइंड आउट किया, फिर विद रिस्पेक्ट टू b की कंसंट्रेशन ऑर्डर फाइंड आउट किया। a के विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑर्डर, b के विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑर्डर आया, फिर हमने k की वैल्यू फाइंड आउट की, दैट वन इज 6, फिर हमने उससे x की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर हमने फाइंड आउट की y की वैल्यू। ठीक, नेक्स्ट वन, हाँ जी नेक्स्ट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अपने पास एक केमिकल इक्वेशन गिवन है, दिखने में ऐसे लग रहा है 2023 का क्वेश्चन है कि क्या ये हो पाएगा, क्योंकि कई दफा इनऑर्गेनिक रिएक्शंस को देखने से ऐसे फीलिंग आती है कि इसमें
कुछ क्रैमिंग का पार्ट होगा जो शायद अभी मेरे दिमाग में नहीं है, लेकिन बेटा रिएक्शन पढ़ने के बाद, स्टेटमेंट देखने के बाद मालूम चलता है कि ये तो क्वेश्चन ही बहुत सिंपल था। और वही कंसेप्ट अब आपको इसमें नजर आएगा। देखिए, KCl3 पोटाशियम क्लोरेट when react with ferrous sulfate in the presence of acid, formation of potassium chloride and ferric sulfate means iron 2+ से iron 3+ में जा रहा है along with the formation of water। अब ये क्या बात कर रहे हैं? The above reaction was studied at 300 Kelvin by monitoring the concentration of ferrous sulfate in which, ध्यान से देखना, ferrous sulfate की इनिशियल कंसंट्रेशन बच्चों कितनी है? 10 मोलर। आफ्टर हाफ एन आवर का मतलब क्या हुआ? 30 मिनट्स। कंसंट्रेशन रिड्यूस होगी, कितनी होगी बेटा? 8.8 मोलर। हमने फाइंड आउट करना है रेट ऑफ फॉर्मेशन और अपीयरेंस और प्रोडक्शन। फॉर्मेशन भी लिखा हो सकता था, अपीयरेंस भी हो सकता था, लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्शन ऑफ फेरिक सल्फेट। इस फॉर्म में फाइंड आउट करना। तो देखो बच्चों, फेरस सल्फेट की हेल्प से हम फेरिक सल्फेट पे पहुंचेंगे, लेकिन दोनों का स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिफरेंट है। फेरस सल्फेट का कितना है? 6, फेरिक सल्फेट का बच्चों 3। तो सबसे पहले इन दोनों का रेट एक्सप्रेशन एक दूसरे के बराबर लेके आएंगे। तो क्या होगा बेटा यहां पे? 1/6 नेगेटिव, हाँ जी, अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ फेरस सल्फेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, हाँ जी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ फेरिक सल्फेट Fe2 SO4 द थ्राइस अपॉन dt। अब हमने बच्चों ये चीज को फाइंड आउट करना है। 3 उस तरफ जाएगा, सो -3/2 चेंज इन कंसंट्रेशन, फाइनल माइनस इनिशियल। सो फाइनल वैल्यू कितनी है? 8.8 मोलर। इनिशियल वैल्यू बेटा कंसंट्रेशन की 10 अपॉन टाइम चेक कीजिए, मिनट्स में दिया हुआ, लेकिन यूनिट्स यहां पे फाइनली किस में है? इसको ध्यान से देखना है। यहां पे आपकी सिली मिस्टेक हो सकती है बेटा इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में। तो यहां पे अपने पास यूनिट सेकंड्स में है, लेकिन वहां पे अपने पास वैल्यू आवर, हाफ एन आवर का मीनिंग 30 मिनट्स में है। तो इसलिए यहां पे हम 30 इंटू क्या करेंगे? 60। बस इसको सॉल्व करना है। यहां पे 6 आएगा, सो नेगेटिव आएगा बेटा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो फाइनली ये कितना आएगा अपने पास? 1.2 डिवाइड बाय 2 इंटू 30 इंटू 60, सो 12 अपॉन 2 इंटू 30 इंटू 60 इंटू 10 कैंसल। सो फाइनली 1/3 इंटू 10⁻³ तो ये आएगा अपने पास 0.333 इंटू 10⁻³ अब इसको क्या लिख सकते हैं? 333 इंटू 10⁻⁻6। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहां पे अपने पास साथ में वैल्यू किस फॉर्म में है? 10⁻⁻6। तो इसलिए बच्चों अपने पास फाइनली नियरेस्ट इंटीजर क्या आ रहा है? 333। क्लियर है बच्चों? इस केस में बस एक ही चीज को हमने ध्यान में रखना है कि वहां पे अपने पास टाइम हाफ एन आवर दिया हुआ है, लेकिन हमने वैल्यू को किस में लेकर आना है? सेकंड्स में। ठीक, क्योंकि यूनिट्स में अपने पास मोल पर लीटर पर सेकंड दिया हुआ है। बस यही एक ट्रिगर पॉइंट था। दूसरा, वो जो मैं ज्यादा अपने पास मेजर इशू कंसीडर नहीं करता हूं, अगर आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रहे हैं, दैट वन इज स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। फेरस सल्फेट का स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 6, लेकिन फेरिक सल्फेट का स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, और दोनों का रेट तभी बराबर आ पाएगा। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बेटा स्टडी किया, अब चेक करना लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में होगा, जिसमें स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट न्यूमिनेटर की जगह किस में चले जाते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक, नेक्स्ट वन, इसको कैंसल, इसको भी कैंसल, चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, क्वेश्चन जितना ये सिंपल नजर आ रहा है, ये क्वेश्चन उतना ही ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों है? देखो, एक इन्होंने
स्लोएस्ट स्टेप दिया हुआ है, और जिसको इन्होंने फास्ट बोला है वहां पे आपको कौन सी स्टेज नजर आ रही है बेटा? इक्विलिब्रियम स्टेज। अब हमने इस मैकेनिज्म की हेल्प से जो ओवरऑल रिएक्शन दी हुई है उसका फाइंड आउट के क्या करना है? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए सबसे पहले हम किस पे जाएंगे? रेट पे। रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड की पावर अल्फा। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट होता है। जो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट गिवन है हम उसको एज इट इज पावर में कंसीडर नहीं कर सकते। अदरवाइज तो डायरेक्टली तो हम ये भी सोच सकते हैं ना कि विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रिक ऑक्साइड ये सेकंड ऑर्डर है, विद रिस्पेक्ट टू ब्रोमीन ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा? 3। नहीं बेटा, ऐसे नहीं होगा। हमें सबसे पहले मैकेनिज्म में स्लोएस्ट स्टेप की स्टडी करनी पड़ेगी। देखिए हम करते हैं इसको। तो विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रिक ऑक्साइड इट्स अल्फा, विद रिस्पेक्ट टू ब्रोमीन इट्स बीटा। ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो बेटा किस पे डिपेंड करता है? स्लोएस्ट स्टेप पे। तो अगर मैं यहां पे स्लोएस्ट स्टेप का रेट लिखूं तो क्या होगा? रेट इज इक्वल टू के NOBr2 NO। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहां पे मैं NO की पावर 1 कंसीडर कर सकता हूं, लेकिन यहां पे अब अल्फा नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि मैं यहां पे NO की कंसंट्रेशन जो स्लोएस्ट स्टेप में यूज हो रही है उसको कंसीडर करके चलूंगा। क्यों? क्योंकि अपने पास स्लोएस्ट स्टेप ही रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। तो इसलिए बच्चों हम हमेशा स्लोएस्ट स्टेप की कंसंट्रेशन को ही एक्चुअल कंसंट्रेशन कंसीडर करते हैं। लेकिन अब NOBr2 आपको ओवरऑल रिएक्शन में नजर तो नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हो गया इंटरमीडिएट। अब ये इंटरमीडिएट को इस रेट के अंदर से बाहर निकालना है। वो कैसे निकालोगे? विद द हेल्प ऑफ इस इक्विलिब्रियम से। अगर मैं इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखूं तो बेटा क्या होगा? K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की कंसंट्रेशन अपॉन लेफ्ट हैंड साइड की कंसंट्रेशन, यही होगा। अब सोचो, यहां से मैंने इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है, तो इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन जो आएगी उसको मैं रेट के एक्सप्रेशन में पुट करूंगा, फिर मुझे इसमें रियल ओवरऑल ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन पता चलेगा। तो यहां पे बच्चों NOBr2 की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी आ रही है? K इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NO एंड कंसंट्रेशन ऑफ Br2। इसको हम यहां पे पुट करेंगे बेटा। अगर मैं इसमें पुट करूं तो फाइनली रेट किसके बराबर आ रहा है? K इंटू K इक्विलिब्रियम इंटू NO Br2 NO की पावर 1। K इंटू K इक्विलिब्रियम K डैश न्यू कांस्टेंट इंटू NO की पावर 2 Br2 की पावर 1। तो बेटा यहां पे अपने पास जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन आ रहा है वो आ रहा है 2 + 1। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, हमेशा ऐसे नहीं होता। ये तो एक कोइंसिडेंस है कि अपने पास जो ऊपर हाइपोथेटिकल रिएक्शन गिवन है उसमें जो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स गिवन है वही अपने पास इस इक्वेशन में जनरेट हो चुके हैं। मींस इसका आंसर क्या आ रहा है? 3। लेकिन बच्चों एक चीज समझने वाली है कि सबसे पहले आपने स्लोएस्ट स्टेप का रेट लिखना है, फिर उसमें जो इंटरमीडिएट है उस इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। उस इक्विलिब्रियम से आपके पास इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन आएगी, उसको आपने स्लोएस्ट स्टेप के रेट में जाकर पुट करना है, फिर वहां से आपके पास क्या आएगा? रियल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको ऐसा ही क्वेश्चन एक और करवाऊंगा। ठीक, चलो नेक्स्ट वन। अब आ गया अपने पास 7th क्वेश्चन। हां जी, देखिए बेटा ध्यान से, इन्होंने लिखा है फॉर द कन्वर्जन ऑफ A टू B द रेट कांस्टेंट
ऑफ फ्रैक्शन वॉज फाउंड टू बी। हाँ जी बच्चों, यहां पे इन्होंने रेट कांस्टेंट गिवन दिया हुआ है, कितना बेटा वो 4.6 इंटू 10⁻⁻5 लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स 2023 का क्वेश्चन। इसमें हमने फाइंड आउट करना है ऑर्डर। देखो, अब अगर किसी बच्चे को लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स ये किस ऑर्डर के यूनिट्स हैं तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन हम हर एक चीज को क्रैमिंग की फॉर्म में तो नहीं पेपर में जा सकते, क्योंकि आपके पास मैथ भी है, बायोलॉजी है मेडिकल स्टूडेंट्स के पास, और फिर फिजिक्स के कई फॉर्मूलाज आ गए, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के कई कंसेप्ट्स, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, वो भी मेमोरी बेस्ड होते हैं। तो इसलिए हर एक केस में कोशिश करो कि लॉजिक निकालने की। तो इसमें लॉजिक क्या है, देखो, रेट कांस्टेंट के यूनिट्स हमें कैसे पता चलते हैं, उसके लिए हमने एक फॉर्मूले की स्टडी की हुई है, मोल पर लीटर की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। ठीक, यहां पे के यूनिट्स क्या है, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो यहां पे हम n को फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि n ही यहां पे क्या है, ऑर्डर। तो मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। तो बेटा आप चेक कीजिए सेकेंड इनवर्स क्या हो रहा है, कैंसल। अब यहां पे मैं अगर लीटर मोल इनवर्स को मोल लीटर इनवर्स लिखना हो तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, 1 की जगह -1, साइन चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 - n। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने दोनों जगह बेस को सेम बनाने की कोशिश की, क्योंकि पावर फिर एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। तो वैसा ही आपको नजर आ रहा है। सो -1 फाइनली इज इक्वल टू 1 - n, सो n इज इक्वल टू 2। तो बेटा ये जो यूनिट्स हैं वो किस ऑर्डर के हैं, दैट वन इज सेकेंड ऑर्डर। क्लियर, बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, एट 30 डिग्री सेल्सियस हाफ लाइफ फॉर डीकंपोजिशन ऑफ Ab2 इज 200 सेकेंड्स। तो अपने पास T हाफ यहां पे 200 सेकेंड्स गिवन है एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, पॉइंट टू बी नोटेड। ऐसा कौन सा ऑर्डर है जिसमें हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है? लेक्चर नंबर 5 में बताया था मैंने, वीडियो को पॉज करके सोचिए। बिल्कुल, उसमें मैंने आपको बच्चों बताया था कि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट की पावर 1 - n। जीरो ऑर्डर के केस में अपने पास टी हाफ क्या आएगा, ए नोड की पावर 1। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में वही टी हाफ ए नोड की पावर 0 आएगा, क्योंकि n की वैल्यू 1 और समथिंग रेज टू पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1 विच मीन्स कांस्टेंट। तो हम बोल सकते हैं बच्चों कि जो ये स्टेटमेंट में बातें कर रहा है वो किस ऑर्डर की कर रहा है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर। अब इस फर्स्ट ऑर्डर में हमने फाइंड आउट क्या करना है, टाइम रिक्वायर्ड। जब वहां पे इनिशियल कंसंट्रेशन कितने परसेंट डीकंपोज हो गई, 80%। वेरी इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटर रेट इक्वेशन से हमने एक फॉर्मूला जनरेट किया था। क्या था बच्चों, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन एट टाइम t। अब यहां पे k की वैल्यू कैसे आएगी, टाइम दिया हुआ है हाफ लाइफ पीरियड में, तो t हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k। ये फर्स्ट ऑर्डर का t हाफ का फॉर्मूला। और 0.693 कहां से आया था बेटा, 2.303 इंटू log 2। इसको ऐसे क्यों लिया, क्योंकि कैलकुलेशंस आपकी इजी हो पाए। और यहां पे अपने पास नीचे क्या आएगा, टी हाफ, इस तरफ क्या आएगा, के। ठीक, तो यहां पे भी अपने पास देखिए k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log ए नोड अपॉन ए। क्यों, रेट कांस्टेंट तो दोनों साइड्स पे सेम रहेगा,
क्योंकि पर्टिकुलर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट तब तक नहीं चेंज होता जब तक हम टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे। और बच्चों यहां पे थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, दैट वन इज कांस्टेंट। सो दैट्स व्हाई इक्वेट करेंगे फर्स्ट और सेकंड को। तो फाइनली 2.303 इंटू log 2 अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू 2.303, यहां पे टी आएगा, सॉरी 2.303 अपॉन टी, ठीक है बच्चों, अपॉन टी log ए नोड अपॉन ए। तो चेक कीजिए 2.303 कैंसिल हो रहा है, अब वैल्यूज को पुट करेंगे। सो log 2 अपॉन हाफ लाइफ पीरियड का जो टाइम है वो कितना गिवन है बेटा 200 इज इक्वल टू 1 अपॉन टी log ए नोड 80% डिकम्पोज हो गया। तो इसका मीनिंग यहां पे लेफ्ट कंसेंट्रेशन कितनी होगी 20%। तो यहां पे हम लिखेंगे 20% ऑफ ए नोड, ए नोड से ए नोड कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 5 पे गया, 1/5 ऊपर जाएगा तो 5 आ जाएगा। सो फाइनली T इज इक्वल टू 200 इंटू log 5 अपॉन log 2। log 5 की वैल्यू बच्चों 0.69 होती है, अप्रोक्सीमेटली 0.7। log 2 की वैल्यू 0.3, पॉइंट से पॉइंट कैंसल। सो फाइनली 1400 डिवाइड बाय 3, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है 466 के आसपास आ रहा है। तो यहां पे बच्चों अपने पास जो नियरेस्ट इंटीजर है, तो इन्होंने पूछा है तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो यहां पे अपने पास आंसर आएगा 466 पॉइंट समथिंग आएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। तो वहां पे 466 इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9। A molecule undergo two independent first order reactions, respectively half lives are 12 minutes and 3 minutes। एक मॉलिक्यूल है बच्चों A जो 2 इंडिपेंडेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस दे रहा है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि दोनों में प्रोडक्ट अलग अलग बनेगा, क्योंकि दोनों का हाफ लाइफ डिफरेंट है, तो दोनों का रेट कांस्टेंट भी अलग अलग होगा। अगर अपने पास पहले का टी हाफ क्या है 2.303 log 2 अपॉन के, तो यहां पे अपने पास K1, यहां पे अपने पास पहले स्टेप के लिए K1, दूसरे स्टेप के लिए क्या होगा K2। सो K1 इज इक्वल टू 2.303 log 2 अपॉन 12 मिनट्स। ठीक है बच्चों, ये पहले स्टेप का पहले रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, दूसरे स्टेप का दूसरे के लिए रेट कांस्टेंट क्या है K2। तो K2 इज इक्वल टू 2.303 log 2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाफ लाइफ कितने बच्चों 3 मिनट्स। दिस वन इज सेकेंड इक्वेशन। जब अपने पास एक ही पर्टिकुलर मॉलिक्यूल दो अलग अलग रिएक्शंस दे, तो उनके पास जो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन आएगी उसमें दोनों का रेट कांस्टेंट क्या आ जाता है बराबर, दोनों का रेट कांस्टेंट सॉरी क्या हो जाएगा एड ऑन। मींस इस केस में अपने पास अगर मैं सबसे पहले तो रेट इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा KT इज इक्वल टू 2.303 log ए नोड अपॉन ए। तो यहां पे बच्चों जो रेट कांस्टेंट होगा वो दोनों का सम होगा, मींस K1 प्लस K2 इंटू टी 2.303 log। अब चेक करो यहां पे 50% कंजप्शन हुई है, इस 50% कंजप्शन पे हमने टाइम को फाइंड आउट करना है, मींस यहां पे टी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ए नोड अपॉन 50% ऑफ ए नोड, ये बच गई अपने पास कंसंट्रेशन, ए नोड से ए नोड कैंसल, तो ये फाइनली क्या आएगा log 2। सो K1 प्लस K2 एड ऑन करेंगे
2.303 log 2 अपॉन 12 प्लस 2.303 log 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू, यहां पे t आएगा साथ में, 2.303 log 2, यहां पे 2.303 log 2 क्या होगा, कॉमन, तो वो इस 2.303 log 2 से बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसल, इसको सभी को कैंसल करेंगे। सो फाइनली व्हाट वही है 1/12 प्लस 1/3 बाहर t इज इक्वल टू 1। बस अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सो 36/15, तो ये किसके बराबर आ रहा है, सो 2.4 के आसपास आ रहा है। यहां पे हमने नियरेस्ट इंटीजर को फाइंड आउट करना है, तो 2.4 का नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2। सो फाइनल आंसर इज 2। देखो सुनो ध्यान से, क्वेश्चन इजी था, लेकिन इसमें केमिकल किनेटिक्स में थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत पड़ेगी आपको। जब अपने पास एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दो अलग अलग रिएक्शंस में प्रोसीड करेगा, तो दोनों का रेट कांस्टेंट डिफरेंट होगा, क्योंकि बी और सी सेम प्रोडक्ट तो है नहीं, तो दोनों का रेट कांस्टेंट डिफरेंट है। वो वहां से भी पता चल रहा है बेटा हाफ लाइफ से, क्योंकि पहले की हाफ लाइफ क्या है 12 मिनट्स, दूसरे की हाफ लाइफ क्या है 3 मिनट्स, तो दोनों में के सेम तो आएगा नहीं, तो पहली हाफ लाइफ के लिए K1, दूसरी हाफ लाइफ के लिए K2। तो जब हम जहां पे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखेंगे, तो वहां पे टोटल कंजप्शन तो क्या हो रही है 50%, दोनों को मिलाकर। अगर दोनों को हम मिलाकर 50% कंजप्शन में जा रहे हैं, तो दोनों का रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, एड ऑन। तो इसलिए यहां पे अपने पास K1 इज इक्वल टू K2 नहीं आएगा, K1 प्लस K2 आएगा। उसके बाद अपने पास वैल्यूज को पुट करना है, कैलकुलेट करना है, और फाइनल आंसर अपने पास क्या आएगा बच्चों, 2। नेक्स्ट वन, हाँ जी, नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो बच्चों, यहां पे हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखना है। पहली ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, द सक्सेसिव हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिक्रीजेस विद टाइम। मींस जैसे जैसे टाइम बीतेगा, वैसे वैसे हाफ लाइफ जो जीरो ऑर्डर की होगी वो कम होती जाएगी। क्या ये सही कह रहा है? बिल्कुल बच्चों, सोचे आप, स्टार्टिंग में अपने पास ए नोड है कंसंट्रेशन, फिर ए नोड से अपने पास क्या बना, ए नोड डैश, फिर बच्चों ए नोड डैश से ए नोड डबल डैश। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे जैसे आप हाफ लाइफ में आगे बढ़ेंगे, दिस इज फर्स्ट हाफ लाइफ, दिस इज सेकंड हाफ लाइफ। अब चेक करो, जो कंसंट्रेशन फर्स्ट हाफ लाइफ में है, क्या उतनी ही कंसंट्रेशन सेकंड हाफ लाइफ में है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने पास टी हाफ किसके बराबर होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2 के। हमने इस पे ग्राफ भी स्टडी किया था। दिस वन इज टी हाफ, दिस वन इज द इनिशियल कंसंट्रेशन पासिंग फ्रॉम रीजन एंड पॉजिटिव स्लोप 1.2 के। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होगी, देखो वैसे वैसे टी हाफ अप्रोचेस टू जीरो, मींस वैसे वैसे टी हाफ की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीजेस। तो पहली स्टेटमेंट तो अपने आप में क्या है, करेक्ट। सेकंड, ए सब्सटेंस अपीयरिंग एज रिएक्टेंट इन केमिकल इक्वेशन मे नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए की पावर 0। क्यों? अल्फा की वैल्यू 0, किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। सो समथिंग रेज टू पावर 0 1, सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के। तो इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा, कि जो अपने पास सब्सटेंस होगा दैट इज पर्टिकुलर रिएक्टेंट जो केमिकल इक्वेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा अगर हम उसकी कंसंट्रेशन को चेंज करें। क्यों? क्योंकि यहां पे हम जीरो ऑर्डर की बात कर रहे हैं। आगे, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल नंबर। बिल्कुल गलत बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में हो सकता है, चलो यहां पे तो फ्रैक्शन में भी नहीं है। क्या मॉलिक्यूलैरिटी फ्रैक्शन में हो सकती है? नेवर। मॉलिक्यूलैरिटी का मीनिंग क्या है
कि कितने नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स कोलिजन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। तो इसलिए बच्चों सी क्या होगा अपने पास, इनकरेक्ट, बी भी करेक्ट में जा रहा है। अब एक बार हम डी को देख लेते हैं। द रेट कांस्टेंट यूनिट्स ऑफ जीरो एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आर। तो देखो जीरो ऑर्डर में रेट कांस्टेंट के यूनिट्स रेट ऑफ रिएक्शन से मैच करेंगे, दैट इज मोल पर लीटर पर सेकंड। सेकंड ऑर्डर के लिए हमने स्टडी किया, जिसमें हमने एक क्वेश्चन भी किया जिसमें यूनिट्स क्या आ रहे थे, मोल लीटर सेकंड इनवर्स। तो आप देखिए मोल लीटर सेकंड इनवर्स, इसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है क्योंकि इसका आंसर बच्चों 1 है। तो यहां पे अपने पास सेकंड ऑर्डर के लिए देखना क्या आएगा, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन सेकंड इनवर्स। हमने यही फॉर्मूला स्टडी किया जब हम रेट कांस्टेंट के यूनिट्स फाइंड आउट करते हैं। सेकंड ऑर्डर के केस में एन की वैल्यू यहां पे क्या होगी बेटा, 2 होगी। सो फाइनली अपने पास क्या आएगी वैल्यू -1, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सो मोल की पावर -1 लीटर सेकंड इनवर्स। तो यहां पे लिखिए आप मोल की पावर -1 लीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो सी था, दैट इज 1, अगर मैं इसमें इंटीजर की बात करूं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, T87.5 का मीनिंग क्या है। जैसे 50% अगर वहां पे रेक्टेंट की डीकंपोजिशन हो जाए तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, T50%। यहां पे क्या लिखा हुआ है, T87.5। तो इसका मतलब वहां पे जो रेक्टेंट की डीकंपोजिशन है, जो रेक्टेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन खत्म हो चुका है, कितने परसेंट हो चुका है, 87.5%। और उस वक्त जो टाइम रिक्वायर्ड होगा फॉर द रिएक्शन अंडरगो दिस वन कंप्लीशन, and T50 is the time required for the reaction to undergo 50% completion relation between, means हमारे पास T87.5% की बात कर रहा है और दूसरी T50% की बात कर रहा है, और वो दोनों में रिलेशन पूछ रहा है, और उस रिलेशन में हमने किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, x को। देखो बच्चों सबसे पहले तो T87.5% का मीनिंग क्या है, देखो लेट अस कंसीडर ये अपने पास क्या है बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर। तो इस केस में क्या होगा, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log A नोड अपॉन A, दिस इज द इंटीग्रेटर रेट इक्वेशन। अब इसको हम इक्वेट करते हैं जिसमें रेट कांस्टेंट दोनों साइड्स पे क्या रहेगा, सेम। क्यों, चाहे 50% डीकंपोजिशन चाहे 87.5% की डीकंपोजिशन, दोनों में k की वैल्यू तो सेम रहेगी, अपॉन T 87.5% log A नोड अपॉन, अगर 87.5% खत्म हो गया तो यहां पे कितना आएगा, 12.5% ऑफ A नोड। ऐसे ही अपने पास 50% पे क्या बनेगा रेट कांस्टेंट, 2.303 T50 log A नोड। अगर 50% खत्म हो चुका है तो 50% बच चुका है, मींस 50/100 A नोड। ठीक, दोनों को हम बराबर लेकर आएंगे बच्चों, थोड़ा सा इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक, देखिए सो 2.303 अपॉन T 87.5 log 100 ऊपर जाएगा, और अगर मैं पॉइंट को कैंसिल करूं तो नीचे एक और 10 आएगा, मींस log 1000/125 इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू 2.303 अपॉन T50 log 100/50। यहां पे 2 आ रहा है बच्चों, ये सीधा गया 8 पे, 2.303 कैंसल। सो फाइनली 1/T 87.5 log 8 इज इक्वल टू 1/T 50 log 2। ठीक, log 8 का मीनिंग क्या हुआ, 2⁻3। सो फाइनली 1/T 87.5
log 2 raised to power 3 is equal to 1 upon t50 log 2, बस 3 आगे आएगा बच्चों। So 3 log 2 means log x raised to power y का फॉर्मूला y log x upon t 87.5 is equal to log 2 upon t50, log 2 से log 2 कैंसल। तो चेक कीजिए अपने पास क्या रिलेशन आ रहा है। t 87.5 is equal to 3 into t50. So finally here x is 3, J means 2023. क्लियर? तो बच्चों ये तो अपने पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। T 87.5, T 75%, T 25%, T 93.75%। तो मैं आपको थोड़ा सा और आइडिया बताता हूं, देखो सबसे पहले T 75%, 25% रह चुका है, उसका फर्दर 50% क्या होगा 12.5, वो इसमें ऐड करो तो T 7.5%। ठीक, इसका रिलेशन किसके साथ, T हाफ के साथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा। फिर अपने पास यहां पे कितना बचा 12.5%, उसका 50% कितना आएगा 6.25। सो T 93.75% इज इक्वल टू Z इंटू T हाफ। कितना बचा यहां पे बेटा चेक करो, ये बचा अपने पास 6.25। 6.25 को हम लिख सकते हैं 3.12। 3.12 का मतलब नियर बाय 96.1287 के आसपास आ रहा है ये। इसको ले लो P इंटू टी हाफ। फिर चलते चलते हम कहां पे पहुंचेंगे T 99.99%, इसको ले लो Q इंटू टी हाफ। सो पॉइंट टू बी नोटेड, जैसे अभी हमने यहां पे कैलकुलेशंस के बाद ये फाइंड आउट किया कि T 87.5% 3 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ होता है, तो वैसे ही ये आएगी वैल्यू अपने पास 2, ये आई थी अभी 3, Z की वैल्यू आएगी 4, यहां पे आएगा 5 और चलते चलते T 99.9% की वैल्यू आएगी 10। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर आप इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास यही वैल्यूज आएंगी इंटीजर की फॉर्म में बेटा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में भी रख सकते हो, या फिर वहां पे डायरेक्टली कैलकुलेशंस करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12। क्या दिया हुआ है, A and B are two substrates undergo radioactive decay in a container। एक ऐसा कंटेनर है जिसमें दो सब्सटेंस हैं A and B, दोनों का रेडियोएक्टिव डिके हो रहा है, खत्म हो रहे हैं वो विद द पासेज ऑफ टाइम। हाफ लाइफ ऑफ A 15 मिनट्स दिया हुआ है, ये हाफ लाइफ है A का, और B का दिया हुआ है इन्होंने 5 मिनट्स। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B इज 4 टाइम्स दैट ऑफ A। इसी लाइन को पकड़ने वाला बात है, अगर हम इस लाइन को पकड़ लेंगे तो आंसर आएगा। एंड दे बोथ स्टार्ट डिकेइंग एट सेम टाइम। देखो क्वेश्चन को इजी कर दिया, दोनों का जो डिके प्रोसेस है वो सेम टाइम पे हो रहा है। हाउ मच टाइम विल इट टेक व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ऑफ देम कम्स आउट टू बी सेम। हमने वो टाइम फाइंड आउट करना है जिस वक्त दोनों की कंसंट्रेशन क्या आ जाए सेम। ठीक है, अब देखो मैं मानकर चलता हूं बेटा कि जो A की कंसंट्रेशन है दैट वन इज Y, तो बताइए B की कंसंट्रेशन क्या होगी 4 टाइम्स, दैट इज 4Y। अब सोचो A में अगर स्टार्टिंग कंसंट्रेशन Y है तो आफ्टर हाफ लाइफ उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी Y/2। अगर B की स्टार्टिंग कंसंट्रेशन क्या है 4Y, आफ्टर 5 मिनट्स उसका हाफ लाइफ आएगा, वो कितना होगा 4Y/2। क्या इस वक्त दोनों की कंसंट्रेशन सेम है? नो। तो आगे चलना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इस वक्त अपने पास अभी भी B की कंसंट्रेशन A से मैच नहीं कर रही, जबकि A की कंसंट्रेशन तो कम आ रही है B से।
तो इसका मतलब बी का डीके प्रोसेस और आगे बढ़ेगा। फर्दर नेक्स्ट 5 मिनट्स में हाफ लाइफ का आगे हाफ लाइफ मीन्स 1/2 इंटू 4y/2। क्या अभी भी ये कंसंट्रेशन मैच कर रही है ए एंड बी से? नो। फर्दर आगे और 5 मिनट आगे चलते हैं। फर्दर डीके प्रोसेस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 4y/2। अब चेक करो बेटा, 2 से 2 ये 4 के साथ कैंसिल हो रहा है, सो फाइनली आंसर कम्स आउट टू बी y/2। अब चेक करो b की जो y/2 कंसंट्रेशन आ रही है वो कितने मिनट्स के बाद आ रही है? 15 मिनट्स। और a की भी जो y/2 कंसंट्रेशन आ रही है वो कितने मिनट्स के बाद आ रही है? 15 मिनट्स। तो इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ऑफ देम टू बी सेम? दैट वन इज 15 मिनट्स। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट वन, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए टू बी हाफ लाइफ इज 30 मिनट्स। हाँ जी, टी हाफ दिया हुआ है बच्चों 30 मिनट्स और फर्स्ट ऑर्डर है, मींस टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो यहां पे के कितना आएगा? 2.303। इसको ओपन करके लिख रहा हूं बेटा, log 2 अपॉन टी हाफ की वैल्यू 30। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। टाइम टेकन, टाइम फाइंड आउट करना है जब 75% रिएक्शन क्या हो गई है? कंप्लीट। तो देखो T 75% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन एट टाइम t। तो 75% पे कितनी कंसंट्रेशन बचेगी? 25%। तो 25% का मीनिंग क्या हुआ? 25/100 इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ए नोट से ए नोट कैंसल, 1/4, 4 ऊपर जाएगा। सो 2.303 के की वैल्यू पुट कर सकते हैं आप यहां पे डायरेक्टली, 2.303 इंटू log 2 अपॉन 30 इंटू log 4। ठीक, 2.303 कैंसल, सो 30 अपॉन log 2, log 4 मीन्स log 2 रेज टू पावर 2, 2 आगे आएगा, log x रेज टू पावर y का फॉर्मूला बच्चों। सो 30 इंटू 2 log 2 अपॉन log 2 कैंसल। सो फाइनली आंसर कितना आ रहा है बेटा? 60 मिनट्स। क्लियर? लो जी, तो आज वाले वीडियो लेक्चर में हमने 13 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, 1-3, जिसमें अलग अलग कंसेप्ट के बेसिस पे हमने केमिकल किनेटिक्स के वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पीवाईक्यूज को फुल एफिशिएंसी, पूरी एनर्जी के साथ हमने बीट अप किया है। तो बच्चों, मैं एक ही बात यहां पे कहना चाहूंगा कि जितना आप केमिस्ट्री को प्यार करेंगे उतना ही ये चैनल ग्रो करेगा और उससे ढेर सारा आपको आशीर्वाद मिलेगा। प्यार करने का यहां पे भाव ये है कि ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए फोकस को बढ़ाओ, कंसंट्रेशन को बढ़ाओ, रेगुलर बेसिस पे वीडियो लेक्चर्स को देखो। ऐसा नहीं है कि आपके पास 15 वीडियो लेक्चर्स हैं और उसको आप एक ही दिन में देख रहे हो और उसके बाद आपका केमिकल किनेटिक्स बेस्ट हो जाएगा। नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक, रेगुलर बेसिस पे अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम पे हर एक वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि मैं हर एक वीडियो लेक्चर मैक्सिमम 30 to 35 मिनट्स की बना रहा हूं। कुछ वीडियोस ऐसी हो सकते हैं जिसमें 35 से 40 मिनट्स पे जाएंगे, लेकिन बेटा हर एक मिनट कीमती है। मैं हर एक सेकंड को यूटिलाइज कर रहा हूं सिर्फ हमारे लिए, खुद के लिए, आपके लिए। हमने एक साथ आगे बढ़ना है, चैनल के साथ साथ आपके जो इम्तिहान्स हैं उनको सक्सेसफुल बनाना है। क्यों? क्योंकि जो ख्वाब हमने सपनों में देखे हैं उनको सच बनाना है। ठीक है बच्चों, फिर मुलाकात होगी इसी जोश, इसी हुनर के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर 7 में केमिकल किनेटिक्स में। तब तक के लिए खुदा हाफिज,
जय हिंद, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। ठीक, थैंक यू, नमस्कार।